बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि 9 पॉइंट्स जो पेट के ऊपर है, राइट साइड से आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नाभि के ऊपर और एक नाभि के कॉन्स्टिपेशन और डिसेंट्री में ये पॉइंट्स उल्टे हो जाएंगे, फिर 9 से 1 की तरफ जाएंगे और उसमें 1 से 9 की तरफ आएंगे अगर कॉन्स्टिपेशन, कब्जी, गैस्ट्रिक, एसिडिटी अगर होता है तो। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं और आप देखिए कि हम चलते चलते जो है ऊपर से नीचे की तरफ आके एक सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी सिस्टम, में यूरिनरी सिस्टम पर बात कर लेता हूँ आपसे थोड़ा सा। डाइजेस्टिव सिस्टम का अर्थ मैंने आपको पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक एक चीज का छोटे छोटे मीनिंग में अर्थ क्या है। नर्वस सिस्टम का मीनिंग होता है संचार साधन, आपकी बॉडी का कम्युनिकेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की प्राप्ति। और डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर किसी भी पदार्थ को छोटे से छोटे यूनिट में तोड़ने की प्रक्रिया। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है आपके बॉडी में ऑक्सीजन और बचे हुए पदार्थ का शरीर के अंदर सभी जगह पर भेजा जाना। और इसके बाद में आपके पास में आता है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम का मतलब होता है आपकी बॉडी का फिल्ट्रेशन। अब आप देखिए फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, आपका सारा ब्लड साफ हो और ब्लड साफ होकर के और आपके यूरिन से बाहर आ जाए। अगर आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन मतलब आपकी किडनीज आपका फिल्टर हाउस है और अगर फिल्टर करना है किसी चीज को तो उसको यूरिनरी सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। और यूरिनरी सिस्टम में मैंने आपको ये बताया था कि जो पीठ के ऊपर के पॉइंट्स होते हैं वो यूरिनरी सिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जी एक बार इनको पीठ के पॉइंट्स बता दीजिए। लोअर बैक, अगर आप लोअर बैक पे पॉइंट ये नहीं, हाँ, ये जो पूरी की पूरी बैक है इस पर जो आप पॉइंट्स करते हैं ये सारे के सारे पॉइंट यूरिनरी सिस्टम में महत्वपूर्ण है। ये सारे पॉइंट्स आप करते हैं। इसके अलावा आपके फुट के ऊपर जो आप पॉइंट्स करते हैं जो कि साइटिका के अंदर जो आप करते हैं पॉइंट्स, वो पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कमर के दोनों तरफ एक बिंदी यहाँ लगा दीजिए दिनेश जी, जहाँ मैंने एरो मार्क बता रखा है, और एक इसकी दूसरी तरफ। कहाँ पे था? ये देखिए मैंने एरो लगा रखा है। आपका एरो मेरे को नहीं दिखा। अरे क्यों नहीं, ये थोड़ा और नीचे लाइए, इधर 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 से साइड में, हाँ यहाँ ये देखा ही नहीं। आपका एरो मेरे को आपके स्क्रीन शेयर नहीं है इसलिए आपका नहीं दिखेगा मुझे। अच्छा इधर इधर जहाँ आप सही जगह पे लाए थे। एक मिनट इसको मैं बड़ा करता हूँ। हाँ इधर इधर, बिल्कुल हाँ यहाँ पर। हाँ एक पॉइंट यहाँ लगा दीजिए आप, यहाँ, और एक ये दूसरी तरफ। अब आप देखिए कि बैक के ऊपर ये सारे पॉइंट्स करते हुए आपको इधर साइड में पॉइंट्स करने पड़ते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स, और उसके बाद में लोअर बैक तक जाते हुए आपको टेल बोन तक पॉइंट्स करते हुए नीचे भी जाना है। अब ये पॉइंट्स यहाँ से जो साइड में 2 पॉइंट दिखाए हैं ये पॉइंट्स किडनी को इफेक्ट करते हैं। और अगर कोई देखा जाए तो आपकी किडनी का एरिया यही, जहाँ से किडनी का पेन शुरू होता है। अगर आप बैक पर करें तो इस जगह पर किडनी आपकी पीठ पर, तो ये लोअर बैक के
पॉइंट्स पर किडनी के पॉइंट्स हैं, आप लोअर बैक के पॉइंट्स करेंगे तो किडनी ठीक रहेगी, और ये बैक पर दो साइड के पॉइंट्स करेंगे तो आपका किडनी का प्रभाव। ये यूनिट सिस्टम में आता है। और इसके बाद में हम आज आपको एक सिस्टम लेने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं, और यूनिट सिस्टम की बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे बैड वेटिंग में आपको ये करना पड़ेगा। बैड वेटिंग का मतलब बच्चा अगर बिस्तर में यूरिन कर देता है, एक सर्टेन एज के बाद में बच्चे को बिस्तर में यूरिन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो करता है तो आपको पीठ के ये पॉइंट्स और साइड के ये 2 पॉइंट्स करने पड़ेंगे जेंटली, और आपको उसे 4 बजे के बाद में मीठा बंद करवाना पड़ेगा। अब उसे कहिए कि 4 बजे के बाद में मीठा काम में न ले, और दिन भर वो कुछ भी खा पी सकता है, उसको कोई मनाही नहीं है, लेकिन 4 बजे के बाद में उसका मीठा बंद कीजिए और इधर ये पॉइंट्स करने शुरू कीजिए, तो उसके यूरिनरी सिस्टम पर फर्क पड़ेगा और वो यूरिन उसका बिस्तर में आना बंद। इसके अलावा उन लोगों को भी जिनका ब्लड प्रेशर हाई है तो उनके भी ये 2 पॉइंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई का कारण भी बॉडी के अंदर यूरिनरी सिस्टम का सही नहीं होना है। जिनको स्किन डिजीज है उनको भी ये पॉइंट्स करने पड़ेंगे, जिनका हेयर लॉस हो रहा है उनको भी ये पॉइंट्स करने पड़ेंगे, जिनके स्किन के ऊपर कोई निशान आ रहे हैं, कोई भी स्किन प्रॉब्लम आ रही है तो करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको कई तरह से यूरिनरी सिस्टम को काम में लेना पड़ता है, और यूरिनरी सिस्टम अगर आपको सही रखना है तो आपको बैक के सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स जो है वो पूरे यूरिनरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए है, तो आपको ये पॉइंट्स करने पड़ेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को करने पड़ेंगे। इसके बाद में मैं आज एक सिस्टम आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, वो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारे आज की क्लास का मेन सब्जेक्ट है। दिनेश जी ये चित्र हटा दीजिए, और हाँ, बस अभी बातचीत करेंगे, उसके बाद में जब मैं कहूंगा तब वो पॉइंट्स आएंगे। नहीं अभी मत रखिए सारे points। नहीं अभी कोई पॉइंट दिखाना ही नहीं है अपन को, मैं सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करने वाला हूँ, और अभी अभी आपको जो है चित्र सामने न रख। देखिए यूनिट सिस्टम में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। रिप्रोडक्शन है क्या? अगर आप इसके शब्दों पर जाएं तो आप सबसे पहले देखिए, एक एक साइंस का नियम है कि प्रोडक्शन दुनिया में न कोई चीज बनाई जा सकती है, न कोई चीज मिटाई जा सकती है, केवल उसका रूप बदला जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि साइंस का एक नियम ये काम करता है कि कोई चीज का हम न तो निर्माण कर सकते हैं, न उस चीज को हम कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो प्रोडक्शन संभव नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आपने किसी संतान को जन्म दे दिया है, तो आप इस गलतफहमी में हैं। वो शरीर है, जब तक उसमें आपकी खुद की बायोइलेक्ट्रिकल करंट उसमें नहीं आता है तब तक वो जीवित नहीं है। बायोइलेक्ट्रिकल करंट का आने का अर्थ यह है कि जब तक एक मेल और फीमेल, मतलब यांग और यीन, जैसे मैंने कहा पुरुष यांग है और महिला यीन है, अगर यांग बायोइलेक्ट्रिकल करंट पुरुष का और यीन बायोइलेक्ट्रिकल करंट फीमेल का जब तक उस बच्चे के अंदर नहीं आएगा तब तक उस बच्चे में जीवन आरंभ नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि यीन और यांग आएंगे कैसे? तो हर मनुष्य के शरीर में यांग के रहने का एक स्थान है जहां वो यांग को जीवित रखता है, और वो यांग का स्थान क्या है? पुरुष में वो यांग का स्थान है स्पर्म,
उसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। और स्त्री में अगर उस यीन एनर्जी को रखने की कोई जगह है तो उसको हम लोग ओवम यानी कि एग कहते हैं। इसका मतलब एग में यीन एनर्जी होती है, स्पर्म में यांग एनर्जी होती है, जो उसके सेंटर में स्थित होती है। अब आप देखिए कि जब तक ये दोनों यीन और यांग आपस में मिलकर के एक भ्रूण नहीं बनाएंगे, एक एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तब तक उसमें जीवन का समावेश नहीं होगा। इसका मतलब बायोइलेक्ट्रिकल करंट अकेला न तो यीन बना सका न यांग बना सका, दोनों के मिलने के साथ में ही 50-50% जब तक ये दोनों एनर्जीज मिली नहीं तब तक एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हुआ। अब आप देखिए हजारों साल से हम उस बायोइलेक्ट्रिकल करंट को जीवित का जीवित दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर ये ट्रांसफर न हो तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब ये जो पुनर्निर्माण है, ये जो पुनर्जीवन आया है, ये जीवन आपके अंदर के जीवन को ही ट्रांसफर किया है हमने। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि एक मनुष्य यदि अपने जीवन काल में एक संतान उत्पन्न कर देता है तो उसका बायोइलेक्ट्रिकल करंट, उस मेल और उस फीमेल का बायोइलेक्ट्रिकल करंट उसने सेफली अपनी संतान में ट्रांसफर कर दिया है। इसलिए अगर मैं ट्रेडिशनली कहूँ तो हम कहते हैं कि हमारा शरीर मरता नहीं है, हमारा शरीर चोला बदल लेता है। चोला बदल लेता है का मतलब वो जो आपका शरीर है और उस महिला का शरीर वो एक नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए हमने कहा है कि देखिए बायोइलेक्ट्रिकल करंट को हमने आत्मा कहा है, सोल कहा है, जीव विद्युत कहा है, बायोइलेक्ट्रिकल करंट कहा है। ये करंट का निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसको दुनिया में कोई आदमी बना नहीं सका अब तक। ये वही पौराणिक बायोइलेक्ट्रिकल करंट है जो हम आगे से आगे ट्रांसफर करके 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 चलाए जा रहे हैं जीवन। इसका मतलब आपके शरीर में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो आपकी बायोइलेक्ट्रिकल करंट को सेफली ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। इस जो सेफली जो ट्रांसफर करेगा उसी को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब प्रजनन तंत्र है। जो प्रजनन तंत्र के अंदर जो ऑर्गन्स मदद कर रहे हैं उन सबको मिला करके एक तंत्र बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया है जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आप देख लीजिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत आपको आश्चर्य होगा कि बॉडी के अंदर ब्रेन आपके मकान का निर्माण तो कर देता है लेकिन घर नहीं बना सकता है। मकान का निर्माण का अर्थ होता है पत्थरों का बना हुआ एक मकान। हम कहते हैं, आप कहते हैं कि कभी कि मैं मकान पे जा रहा हूँ, आप कहते हैं मैं घर जा रहा हूँ। घर वो है जहाँ पीछे सारे लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, वो सब है तो घर है। और नहीं तो क्या है, वो मकान है। मकान का अर्थ है वो जीवंत नहीं है। ब्रेन आपकी बॉडी के अंदर जब आप पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ में उसने कुछ चीजों का निर्माण किया। वो निर्माण क्या है, जैसे उसने ओवरी बनाई, ओवेरियन ट्यूब बनाई, यूट्रस बनाया, दो ओवरीज बना दी, दो कमरे अलग अलग, फिर उसके अंदर से दो ट्यूब निकाली और उसको ला करके यूट्रस पर रखा। ओवरी का मतलब होता है अंडाशय, जहाँ एग रहता है। एडल्ट होने तक तो एग उसमें आया ही नहीं, एडल्ट होने तक स्पर्म बना ही नहीं। तो आप देख लीजिए कि वो खाली मकान है। अब इस खाली मकान की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इस मकान के अंदर कोई रहता ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या है।
अब आप इसके अंदर रहने के लिए कौन लेकर के आएगा? इसके अंदर रहने का काम आपकी इमोशनल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ब्रेन ने निर्माण किया है। आपको ओवरी बनाया, टेस्टिस बनाया, ओवेरियन ट्यूब बनाई, यूट्रस बनाया, तक तो काम ब्रेन का था। लेकिन अब काम शुरू होता है पिट्यूटरी का। पिट्यूटरी मीन्स मास्टर ग्लैंड पॉइंट। ये आपकी बॉडी के अंदर आपको मेल या फीमेल बनाने में हेल्प करती है। आपके बॉडी का कंस्ट्रक्शन कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, इसकी डिसीजन ये करती है, आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन नहीं करता है। इसलिए हम लोग एक बात कहते हैं हमेशा कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब वो बच्चा पैदा होता है, तो जब वो बच्चा पैदा हुआ है तो वो बच्चा क्या है? वो एक कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर का अर्थ हुआ है कि वो बच्चा अभी न मेल है न फीमेल है। केवल प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के आधार पर हम उसको कहते हैं ये मेल है और ये फीमेल है। लेकिन अभी तक हम उनको बच्चे कहते हैं, और आपको बच्चे का मतलब होता है कॉमन जेंडर। हम कहते हैं बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें लड़की और लड़कियां दोनों खेल रही हैं। जब हम कहते हैं युवक खेल रहे हैं, बॉयज खेल रहे हैं, गर्ल्स खेल रही हैं, तो इसका मतलब अब उसके अंदर ये क्लैरिफिकेशन हो गया है कि ये फीमेल गर्ल है और ये मेल गर्ल, ये मेल बॉय है। इसका मतलब बॉय और गर्ल का निर्माण पिट्यूटरी करती है, न कि ब्रेन करता है। अब आप देखिए कि एडल्ट होने की एज पर आपकी पिट्यूटरी सक्रिय होती है, और एडल्ट होने के कुछ समय पहले से ही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड इस काम को करना शुरू कर देती है, और एडल्ट होने पर वो पूर्णतः सक्रिय हो जाती है। एक मेल को मेल बनाने के लिए और एक फीमेल को फीमेल बनाने के लिए इस ग्लैंड को ही जागृत करना पड़ता है। और मैंने आपको बताया आपकी बॉडी में है तन और मन। आपके तन की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है आपकी पिट्यूटरी, तन की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है आपका ब्रेन, और मन की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है आपकी। तो फिजिकल बॉडी की कंट्रोलिंग अथॉरिटी ब्रेन है, और इमोशनल बॉडी की इमोशनल हिस्सा जो बॉडी के मन का हिस्सा है, उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है पिट्यूटरी। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपका शरीर ढलना शुरू होगा। ढलने का मतलब उसका निर्माण शुरू होगा, उसकी बॉडी का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, उसका जैसा मन होगा। अब मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर दूं कि पेरेंट्स कई बार बहुत बड़ी गलती कर देते हैं अपने बच्चे के निर्माण कर। गलती क्या करते हैं कि वो उस मेल को फीमेल बना देते हैं और फीमेल को मेल बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? आप बिटिया को कहते हैं ये तो मेरा बेटा है, और बेटा भी बोलता है मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, और फिर आप उसके कपड़े भी वैसे बदल देते हैं। आप उसके पढ़ने लिखने का अंदाज, उसका तरीका, उसका सब कुछ, वो एक मेल की तरह डेवलप होने लगता है अगर वो बच्चा जो फीमेल है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको फीमेल होने में आ जाएगी, क्योंकि आपका मन अगर चाहेगा कि मैं मेल बनूं, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे मेल में कन्वर्ट होने लगेगी, और अगर आपका मन चाहेगा कि आप फीमेल बने, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे मेल में कन्वर्ट। मेरे पास एक पेशेंट आती थी अपने स्वयं का ट्रीटमेंट,
उनके साथ में एक बच्चा आता था। मैं कभी तय नहीं कर पाया उस बच्चे को देख करके ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा था। वो हमेशा शर्ट पैंट पहन करके आता, बाल उसके बिल्कुल कटे हुए थे। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ये बच्चा कौन है? तो उसने कहा सब ये मेरी बच्ची है। मैंने कहा यार ये तो किसी हाल में बच्ची लगती नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, इसको ऐसा ही पहनना पसंद है और ये ऐसे ही रहना पसंद है। तो मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने उस बच्चे से बात की। मैंने कहा बेटे बड़े होकर के क्या बनना है? तो उसने कहा इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर में क्या बनना, सब्जेक्ट क्या लेना पसंद करोगे? तो मैकेनिकल। अच्छा, उसके बाद में मैंने पूछा तुमको गेम्स क्या पसंद है? तो कहती है मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे रेसलिंग पसंद है, मुझे कुश्ती पसंद है। अच्छा, अब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए ये आपकी बच्ची है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो बड़ी होगी, एडल्ट होगी, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम आएगी? मैंने कहा ये लड़की लड़की रहेगी नहीं। तो उन्होंने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने सोचा ऐसा नहीं है, ये बच्ची जो है ऐसे ही पसंद करती है और हम भी इसको क्या कहें, इसके दादा दादी भी इसको लड़का कह करके बुलाते हैं कि मेरा बेटा आ गया है, ये आ गया है, ये तो मेरे बेटे की तरह है। देखो जो भी है, लेकिन जो है आप उसको वही रखें, बस वो बात आएगी तो चलेगी। क्योंकि उनकी मदर ट्रीटमेंट के लिए आ रही थी, उसको बैक पेन था और दूसरी प्रॉब्लम्स थी, तो वो उनकी ठीक हो गई, वो चले गए। काफी सालों बाद में, तकरीबन जब वो लड़की एडल्ट हुई, तब वो आए मेरे पास, उसकी मदर आई। उसने आकर कहा कि आप जो कह रहे थे मुझे ऐसा लगने लगा है वो सही है। मैंने कहा क्यों? कि इस बच्ची के चेहरे पर हेयर्स आ गए, इसकी बॉडी के सारे पार्ट्स पर हेयर्स हैं, जहाँ नहीं होने चाहिए वहां भी। तो हम तो बड़े चिंतित हो गए कि ये क्या इसके अंदर परिवर्तन आ गया। मैंने कहा आपको मैंने पहले आगाह किया था कि पिट्यूटरी मन को जांचे, आपका मन मेल बनने का होगा तो मेल बनाएगी और आपका मन फीमेल होने का होगा तो फीमेल बनाएगी। अब उन्होंने समझा ही नहीं इस बात को। अब मैंने कहा प्रॉब्लम आ गई ना आपको, आपने इसको फीमेल बनाया ही नहीं और इसके फीमेल बनने में आपने कोई अपना सहयोग नहीं किया, आपने उल्टा सहयोग किया इसको मेल बनाने में। ये तो बच्चा है, ये समझता नहीं है, इसने सोचा मेल कोई बहुत अच्छी चीज होती हो, सभी लोग मेल की वैल्यूज कर रहे हैं घर के अंदर, तो मुझे तो मेल होना चाहिए। तो उसकी बॉडी ने उसके मन के अनुसार पिट्यूटरी ने उसके शरीर का निर्माण शुरू कर दिया, उसके शरीर की बॉडी को रेसलिंग बना दिया, ऐसी स्ट्रॉन्ग, उसकी आवाज मेल की तरह, और उसकी बॉडी के अंदर लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा जैसे एक लड़का करता है हरकतें। अब वो परेशान, वो कहते हैं यार जहाँ सोसाइटी में जाते हैं वो प्रॉब्लम है, ये जाके लड़कों में बैठ जाती है और जाकर के मस्तियां करने लगती है, और हम सब परेशान हो गए इस बात से। और कोई कहता है तो मजाक उड़ा देती है, क्या फर्क पड़ता है, और ज्यादा कहो तो लड़ने पर आमादा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एज में इसका मेंसेस शुरू हो जाना चाहिए, जो अभी तक हुआ है। तो हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास में गए थे, तो गायनोकोलॉजिस्ट ने बोला कि इसके अंदर हार्मोन्स डिसऑर्डर है। अब आपको पता है कि हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी, इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। और मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ तो पारंपरिक रूप से एडल्ट होने की प्रक्रिया के दौरान ही हम उस लड़की की बिंदी लगाना चाहिए। इस बिंदी
का मतलब पिट्यूटरी को सक्रिय करना है। तब हमारी बच्ची गुड़िया से खेलती है, हमारी बच्ची रसोई के सामान से खेलती है, हमारी बच्ची खाना बनाने की स्थिति से खेलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको खाना बनाना चाहिए या उसको ये करना चाहिए, मस्ट भी, उसको इंजीनियर बनना है तो बने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शरीर के साथ में तो अन्याय न करे। अगर उसको मेल बनना ही है तो कम से कम अंदर की फीमेल को तो जिंदा रखे। उसने तो अपनी फीमेल को ही मार दिया अंदर से। ठीक इसका रिवर्स होता है। कई बच्चे, जैसे दो घर में लड़के हैं, एक बाद में बच्चा हुआ है, दूसरा बच्चा हुआ, जहाँ पर भाई होना चाहिए था, बहन होनी चाहिए, तो भाई हो गया, तो उन्होंने उसको वैसे रखना शुरू किया। उसको माँ ने फ्रॉक बना दी, उसको चुटिया बना दी, उसकी बिंदी लगानी शुरू कर दी। अब वो उस बच्चे के अंदर वैसा ही विकास शुरू हो गया। और आप थोड़े दिनों बाद में उसको नोट करेंगे कि वो बच्चा महिलाओं जैसी हरकतें करने लगा है। और वो दिन और रात ऐसे ही जो है, वो जब भी बैठेगा तो बिंदी लगा लेगा, वो कभी लिपस्टिक लगा लेगा, वो कभी इधर उधर घूमेगा, वो कभी महिलाओं के कपड़े पहन लेगा। और धीरे धीरे स्थिति आ जाएगी कि जब वो एडल्ट होगा तो न तो उसके हेयर्स है, न उसकी दाढ़ी है, न उसकी बॉडी स्ट्रांग है, न उसकी वॉइस है। उसकी वॉइस में यांग नहीं, उसकी आवाज पतली हो गई, उसकी बॉडी के ऊपर हेयर कहीं नहीं है। अब आप देखिए कि ये चेंजेस केवल एक पिट्यूटरी ग्लैंड के सोचने भर से हुआ है। और आज की डेट की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको क्या पता है? सबसे ज्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीजेज है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनमें मेंसेस नहीं हो रहा, या फिर उन सबको अपनी बॉडी का सौंदर्य मेंटेन करने के लिए ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। चेहरा उनका सुंदर नहीं, क्योंकि उनमें फीमेल हार्मोन नहीं, और फीमेल हार्मोन नहीं होगा तो हर बार उसके चेहरे पे ग्लो लाने के लिए, हर बार उसको फीमेल होने के लिए फीमेल दिखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। वो फीमेल दिखेगी। एक जो सहज सौंदर्य फीमेल में होता है वो फीमेल में नहीं रहेगा। आप सोचिए, आपने एक फूल को कैक्टस में बदल दिया, पौधा तो वही है, लेकिन आपको पता ही नहीं। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, मेरे पास जितने पेशेंट्स आते, हर एक पेशेंट की मदर आकर के एक ही शिकायत करती कि इस बच्ची के हेयर्स आ गए, और या ये शिकायत करती है कि इस एज में इसके मेंसेस शुरू नहीं होती। अब मेंसेस शुरू नहीं हुई तो क्या कारण पता है? क्योंकि मकान का निर्माण तो हो गया, मैंने बताया, उसके शरीर के अंदर ओवरीज बन गई, ओवेरियन ट्यूब बन गई, यूट्रस बन गया, लेकिन उसमें एग कहाँ है? क्योंकि एग क्यों बने जब आप चाहते ही नहीं? When you are not born, आपको चाहिए ही नहीं बच्चा। और आप देखिए, एडल्ट होने पर भी वो लड़की क्या सोचती है? वो सोचती है कि अभी क्या, अभी तो मुझे आईएएस बनना है, अभी मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, अभी मुझे ये करना है, वो करना है। मदर बनने का पार्ट ही नहीं है उसके लाइफ। शी डोंट वांट टू बिकम मदर। कब से? आपको पता है कि हमारे यहाँ पर तो एग का निर्माण, भारत में जो गर्म प्रदेश है उनमें एग का निर्माण जल्दी शुरू होता है। तो पिट्यूटरी एडल्ट चूंकि जल्दी हो रही है लड़की, इसलिए उसके अंदर वो जल्दी एग बनाना शुरू कर देती है। एग बनाती है तो मेंसेस जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। तो एडल्ट होते ही हमारे यहाँ 13-14 साल, 12-13 साल में ही मेंसेस शुरू हो जाता है। क्यों हुआ शुरू? क्योंकि बॉडी ने तो, चूंकि ठेठ जन्म से उसकी बॉडी के अंदर उसने ओवरी बनाई थी, तब ओवरी के अंदर पिट्यूटरी ये चाहती है कि एग भी रहे। तो जैसे ही आपका एडल्ट आया और उसने आपकी बॉडी के अंदर, पिट्यूटरी के अंदर, पिट्यूटरी ने एग बना दिया।
लेकिन अभी आपका मन नहीं है। और मैं बताऊं आपको कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे सोचने का काम, मन का काम पिट्यूटरी करती है, और आप पिट्यूटरी से झूठ नहीं बोलते। पिट्यूटरी की विशेषता ये है, आप मन से कैसे छुपाएंगे कोई बात। अब आपने ये मन के अंदर सोच रखा है कि अभी मुझे संतान नहीं करनी, मुझे तो शादी के बारे में सोचना भी नहीं सोचना है, तो फिर संतान कैसे हो। तो मत सोचो। अब आप सोचिए 25 साल की उम्र तक, 12 साल से लगा करके 25 साल की उम्र तक, अगर पिट्यूटरी ये सोच भी लेके इसको संतान देनी है, तो हर महीने वो एक एग बनाती है, और हर महीने एक न एक नष्ट होता है। आप बताइए कि कोई आदमी खाना बनाएगा और कोई खाएगा ही नहीं, तो क्यों बनाएगा। आपकी पिट्यूटरी हर महीने एक एग बर्बाद करने के लिए थोड़ी बनेगी। तो आपकी पिट्यूटरी को पता लग जाएगा कि इसको एग नहीं चाहिए, और वो फिर क्या, वो अपने शरीर को गालियां भी देती कि क्या मुझे तो आज एग्जाम होना था और मेरे मेंसेस हो गया, ये मेंसेस नहीं होता तो कितना अच्छा होता। वी डोंट वांट इट, वे मन से चाहती नहीं है तो उसको मेंसेस, अब वो नहीं चाहती है तो मेंसेस बंद हो जाते हैं। तो यहाँ आया इरेगुलर ऑफ मेंसेस, इरेगुलर ऑफ मेंसेस, मेंसेस का ना होना और पेनफुल मेंसेस। क्योंकि आप जिस आदमी को गालियां दे रहे हैं वो आदमी आपको घर में चैन से रहने नहीं दे रहा, वो आएगा तब भी आपको परेशान करेगा। उसे पता है मैं अनवांटेड, क्योंकि मन से कहाँ छुपा है। तो क्या हुआ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। अब आपकी पहली प्रॉब्लम आपके पास में आई है जिसको मैंने कहा मेंसेस का न होना। तो फीमेल हार्मोन्स की कमी हो, फीमेल हार्मोन की कमी होगी तो मेल हार्मोन्स बढ़ गए। अब बिहेवियर में भी चेंज आएगा, वो लड़की स्पोर्ट्समैन बनना चाहिए, और वो लड़की हमेशा ये चाहेगी कि मैं जो है उसकी आक्रामकता बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा। आज की हर पेरेंट्स इस बात से परेशान है कि मेरी बेटी गुस्सा बहुत करती है, उसमें वो सॉफ्टनेस है। अब क्यों गुस्सा कर रही है, क्योंकि उसकी बॉडी में यांग बढ़ गया, यांग बढ़ेगा तो वो गुस्सा होगा। अब आप देखिए कि ये सारे परिवर्तन बॉडी में आए कैसे हैं, ये परिवर्तन आए हैं ऐसे, उसके लिए जिम्मेदार पिट्यूटरी है। और पिट्यूटरी क्यों कर रही है, पिट्यूटरी आपके मन को बांध के कर रही है। मैंने आपसे कहा खाने का मन अगर 10 दिन आपका 12 बजे कर जाता है, तो आपकी बॉडी हैबिट में आ जाएगी 12 बजे खाना खिलाना। अगर आपने चाहा कि मेरे को बैग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो बनना बंद। तो आपके पास में एग के निर्माण की पहली शर्त ही खत्म हो गई। क्या एग क्यों चाहिए, पिट्यूटरी पूछती है भाई क्यों चाहिए। जब आपको संतान नहीं चाहिए तो व्हाई शुड यू वांट कि आपको हर महीने एक एग बने। और पेरेंट्स क्यों परेशान, उनको परेशान होना ही नहीं चाहिए 25 साल तक, जब तक उसकी शादी नहीं हो रही है उनको डैम केयर अबाउट मेंसेस। लेकिन सारे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं कि इसकी वजह से उसको कई बीमारियां आ रही। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हुई पिट्यूटरी के गलत निर्देश लेने से। तो सबसे पहले पिट्यूटरी सक्रिय करो। जो भी आपके पास में आती है कोई महिला ऐसी जिसको रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम लेकर के क्या आएगी कि मेंसेस नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए पिट्यूटरी ने अपना काम शुरू नहीं किया है। और वो कौन सी क्लास में पढ़ रही है, वो 9th में पढ़ रही है, 10th में पढ़ रही है।
अब आप तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसकी शादी के बारे में सोचना ही नहीं है, उसको तो इंजीनियर बनना है तो अभी बहुत साल बाकी है, उसको डॉक्टर बनना है तो अभी बहुत साल बाकी, तो इसकी तो प्रायोरिटी खत्म है। तो फिर क्या, अब वो ये चाहते हैं कि इसको मेंसेस हो, क्योंकि मेंसेस न होने पर मदर को सीधी समझ में आ जाती है कि इसके संतान किसकी शादी होने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर मेंसेस नहीं हो रहा है तो इसके संतान होने की संभावना ही खत्म, तो वो चिंता करने लगती है। और तो आपकी पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पहली प्रॉब्लम हुई मेंसेस का न होना। दूसरी प्रॉब्लम हुई मेंसेस का इर्रेगुलर होना, 1 महीने हुआ, 2 महीने नहीं हुआ, फिर 1 महीने हुआ, फिर थोड़ा हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर 15 दिन से हो गया इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मेंसेस दूसरी प्रॉब्लम। एक साइकिल मंथ में एक एग बनाती है और वो पूरे महीने में वो एग बनकर के नष्ट हो जाता है। जो नष्ट हुआ है एग वो मेंसेस के फॉर्म में बाहर आया। इसका मतलब अगर एग बना नहीं तो नष्ट क्या होगा, और नष्ट नहीं होगा तो वापस से आएगा। अब जिनको इर्रेगुलर हो रहा है उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ ये हो रहा है कि कभी कभी उनका मन करता है कि मैं फीमेल हो जाऊं। एक एडल्ट है, कोई मूवी देखते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई ऐसा दृश्य देखते हैं, किसी शादी में जाती है, उसको लगता है मेरी भी शादी हो, और ये जो थॉट उसके दिमाग में आया अपने आप को फेमिनाइन बनाने का, ये जैसे ही मन हुआ वैसे ही पिट्यूटरी को लगा कि अब इसको एग की जरूरत है, और वो तुरंत एक एग का निर्माण करा देती है। लेकिन ये तो एक केवल टेम्पररी थॉट आया था, आपने तुरंत मन बदल दिया और आपने कहा नहीं नहीं मेरे को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन थॉट आपके दिमाग में तुरंत आया। आते ही पिट्यूटरी ने कहा चलो इसको एग नष्ट कर दो, क्योंकि परेशान करेगा इसको, क्योंकि आपके मन के अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी को करना है ना। उसने एग बंद कर, एग बंद हो गया, एग वो बंद तो गया था, वो इरेगुलर हो गया। वो 2 महीने में 3 महीने में एक बार ऐसा थॉट आया तो एक बार जो है आपका एग का मेंसेस हुआ, अगले 2 महीने फिर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि मेंसेस के आने के ऊपर आपके मन की डिपेंडेबिलिटी है। तीसरी प्रॉब्लम उनके पास में सबसे बड़ी आती है जिसको हम कहते हैं पीसीओडी। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिन ओवरी। पॉलीसिस्टिन ओवरी का मतलब होता है पीसीओडी, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसऑर्डर, इसको हम कहते हैं पीसीओडी। अब पीसीओडी क्या है, पीसीओडी ये है कि वो जो बच्चे को लेकर के आते हैं अपने, जो कि बच्चे की उम्र 16 17 18 साल है, 19 साल है, और कभी कभी वो एडल्ट होने के बाद भी, कभी कभी शादी होने के बाद। पीसीओडी का मतलब होता है ओवरी में बहुत सारी सिस्ट का बच जाना, ओवरी की दीवार पर छोटी छोटी सी गांठें हो जाना, इसको कहते हैं पीसीओडी। गांठ का मतलब सिस्ट, पॉलीसिस्ट का मतलब बहुत सारी सिस्ट। अब ये जब जब मेंसेस नहीं हो रहा होता है तो वो ले जा करके उसको दिखाते हैं, तो वो उसकी एक सोनोग्राफी कराते हैं, सोनोग्राफी में ओवरी के अंदर आके ये प्रॉब्लम आ जाती है। और देखिए मेंसेस नहीं हो रहा है तो ओवेरियन ट्यूब सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो ओवेरियन ट्यूब काम में नहीं आ रही है तो ओवेरियन ट्यूब श्रिंक हो गई, यूट्रस श्रिंक हो गया, यूट्रस चिपक गया, अंदर की दीवारें सब एकदम एक हो गई, सिकुड़ गया, तो मेंसेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब आप देखिए सारा खेल पिट्यूटरी पर छूटा है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमने पिट्यूटरी की इतनी इंपॉर्टेंस रखी
कि एक महिला अपने शादी के होने से लगा करके अपने पति के अंतिम संस्कार तक वो बिंदी लगाती है। इसका मतलब वो अपने फीमेल को जिंदा रखने के लिए, अपनी पिट्यूटरी को एक्टिव रखने के लिए ये किया गया है। और हम लोग इस चीज के महत्व को समझते हैं। मैं लड़की कॉलेज जा रही है कि तो मेरी कौन सी शादी हुई जो मैं अभी बिंदी लगाऊं? तो शादी नहीं हुई है तो फिर तुम मेंसेस के लिए भी क्यों डिमांड मत करो? तुम्हें चाहिए नहीं। अगर तुम ये चाहती हो तो तुम बिंदी भी लगाओ। और आजकल तो ये हो गया कि जिनकी शादियां हो गई है वो भी ऑफिस जाते समय बिंदी लगाने का सोचते क्या है, इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई ये तो उपचार था, ट्रीटमेंट। तो आपके पास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की 3 डिजीजेस मैंने आपके साथ में डिस्कस की। मेंसेस का ना होना, इरेगुलर ऑफ मेंसेस और पीसीओडी और पेनफुल मेंसेस। अब अपन इनके पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं कि इनके पॉइंट्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले पिट्यूटरी के पॉइंट्स होने चाहिए जो ब्रेन पर है। जी एक बार इनको ब्रेन वापस दिखा दो, अपना वो पहला वाला चित्र। नहीं, एक बार आप फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, हाँ ये दूसरे नंबर का पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब ब्रेन, पिट्यूटरी, पीनियल तीनों करने का मतलब ये है कि एग के आने से पहले घर ठीक ठाक रखे। ये काम ब्रेन का। तो ब्रेन आपके यूट्रस, ओवरी इनको बिल्कुल साफ सुरक्षित अच्छा रखता है। तो ब्रेन, तो आपने ब्रेन के पॉइंट्स किए। पिट्यूटरी इसलिए जब आप मेहमान लाने वाले हैं उसमें तो आपके उसके अंदर एग आराम से आए। पिट्यूटरी जैसे ही सक्रिय होती है, ओवरी की दीवार से एक सेल, एक कोश, एक कोशिका बड़ी होकर के बाहर की तरफ निकल आती है और वो बाहर निकली हुई फिर उस दीवार से टूट करके ओवरी में गिर जाती है और वो टूटी हुई जो कोश है वही एग है। इस एग के अंदर उसका यीन बायो इलेक्ट्रिकल करंट है जिसे आप डीएनए कहते हैं। डीएनए का अर्थ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये आते यहाँ आ गया। अब ये आपकी आदत मेंटेन करे कि आप फेमेनाइन आदत रखें। इसके लिए आपकी तीसरी ग्लैंड है जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करती है, आपकी आदतों को। आप एक अच्छी महिला बने, इसके लिए इसको भी सक्रिय रखना जरूरी, क्योंकि पिट्यूटरी आपके अंदर महिला के गुण लाई, महिला के गुणों को मेंटेन तो ये करेगी। तो आपके ये तीनों पॉइंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आप हर पेशेंट को ये पॉइंट्स तो जरूर करेंगे। इसके बाद में अब मैं आपके आता हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उस पर। जय जी, अब आप दूसरा पिक्चर लेकर आइए वो वाला। हाँ, अब ये देखिए, आप इसको एक एक करके लाइए पॉइंट्स। हाँ दिनेश, ये पहला पॉइंट है जो नाभि से 2 अंगुल की दूरी पर है। नाभि से 2 अंगुल की दूरी पर पहला पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट लाइए दिनेश जी। नाभि से 2 अंगुल दूरी पर दूसरा पॉइंट आएगा। ठीक है, अब आप तीसरा पॉइंट लाइए। नाभि से साइड में 2 अंगुली पर एक पॉइंट, उसके 2 अंगुल नीचे आपके दूसरे 2 पॉइंट्स आए। तो नाभि से 2 अंगुल की दूरी पर 2 पॉइंट्स आए, उससे 2 अंगुल की दूरी पर दूसरे 2 पॉइंट्स आए। लागे लाइए दिनेश जी। इस बीच वाले पॉइंट से 2 अंगुल ऊपर, अब आप देख लीजिए 2 अंगुल ऊपर 2 अंगुल नीचे, तो आपके पास में 3 पॉइंट्स नाभि के दोनों तरफ हो गए।
तो आप इन 3 पॉइंट्स के ऊपर अभी आप ये कंसिडर कीजिए कि आपके पास में ये 3 पॉइंट्स हैं। आगे लाइए दिनेश जी। इससे फिर 2 अंगुल दूरी पर एक पॉइंट फिर आ गया, उसके बाद में उससे 2 अंगुल ऊपर दूसरा पॉइंट आ गया, और उससे 2 अंगुल ऊपर तीसरा पॉइंट। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आएगा। अब आप देखिए आपके पास में 6 पॉइंट्स हो गए, और 6 क्या बल्कि 6, 7, 8, 9। अब आपके पास इसके बाद में देखिए 3 पॉइंट्स और आएंगे जो नाभि से 2 अंगुल नीचे, फिर उसके बाद 2 अंगुल नीचे और 2 अंगुल। ये आपके पास में हिसाब से 9 पॉइंट्स आए हैं। अब 9 पॉइंट्स कैसे आए हैं दिनेश जी? अब इसके ऊपर नंबरिंग कर दो यार, सबसे ऊपर से 1 2 3। हाँ ये 1 1 दोनों तरफ, ये 1, ये भी 1, फिर ये 2, ये भी 2, फिर ये 3, ये भी 3, अब ये 4, ये 4, ये 5, ये भी 5, फिर ये 6, ये भी 6, और फिर ये 7, 8 और 9। अब आप देख लीजिए आपके पास में हिसाब से तो 9 पॉइंट्स हैं ये, क्योंकि ये 1 1 जो है दोनों एक ही पॉइंट्स हैं, फिर 2 2, फिर 3 3। इसका मतलब 1 1 पॉइंट दोनों तरफ अंगूठे से एक साथ करते हैं, इसलिए ये पॉइंट 1 गिने जाएंगे। तो 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9। ये पॉइंट्स आपको ऐसे करने। अब आप 1 to 9 पॉइंट्स कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास में पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है सीधा टेबल पर, आप उसके राइट साइड में खड़े हैं, आपको दोनों तरफ ऐसे पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, दोनों अंगूठे ऐसे ऐसे ऐसे। और प्रेशर 3 से 6 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है। प्रेशर जेंटल प्रेशर देना है, और 3 से 6 सेकंड एक पॉइंट पर दबाव देकर के रोकें, या तो 3 तक काउंट करें या 6 तक काउंट करें, लेकिन जेंटल प्रेशर हो। तो आपने एक जेंटल प्रेशर किया है 1 2 3, फिर दूसरी जगह 1 2 3, फिर तीसरी जगह 1 2 3, फिर आप 4 5 6, वो भी दोनों अंगूठों से 4 5 6। इसका मतलब आपके पास में 1 2 3 4 5 6 तक दोनों तरफ साइमल्टेनियसली प्रेशर होंगे, और फिर 7 8 9 आपके एक अंगूठे से होंगे। अब आप बॉडी पर पहला पॉइंट कैसे ढूंढेंगे कि नाभि से दोनों तरफ 4 अंगुल के डिफरेंस पर आप एक पॉइंट ढूंढेंगे, और फिर जहां पर ये पॉइंट आ रहे हैं वहां से आप 4 अंगुल ऊपर करने पर आपका नंबर 1 आएगा। तो आप पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे, आपको आइडिया होगा। नाभि के ऊपर दोनों तरफ आप इस तरीके से आपकी चारों अंगुलियां रखेंगे, जहाँ ये अंगुलियां नाभि के लाइन में जहाँ खत्म हो रही है वहां पर आपके पास में तीसरे नंबर का पॉइंट आया है, उसके ऊपर 2 अंगुली 4 अंगुली और रखेंगे तब आपके पास 1 आएगा। अब आपने 1 से शुरू किया है, उसके 2 अंगुल नीचे आपका 2 आया है, उसके 2 अंगुल नीचे आपका तीसरा पॉइंट आया है।
फिर उससे 2 अंगुल पर आपका 5 नंबर आया, फिर आपने तो आप नाभि से 4 अंगुल के ऊपर आपने ये पॉइंट्स आप इस तरीके से ढूंढे। अब आप देखिए कि मेंसेस के जब इर्रेगुलर ऑफ मेंसेस हो, पेनफुल मेंसेस और मेंसेस ना हो, ऐसी स्थिति में बॉडी में यांग बढ़ता है। यांग बढ़ने से ये कार्रवाई नहीं, इसका मतलब मेल एनर्जी बढ़ गई। तो आपको ये पॉइंट्स करने पड़ेंगे उनके। जब ये पॉइंट्स करेंगे पेनफुल मेंसेस में, इरेगुलर मेंसेस में और मेंसेस के न होने पर आप पॉइंट्स करेंगे 1 to 9। और एक्सेस मेंसेस में आप करेंगे 9 to 1। अगर मेंसेस एक्सेस मात्रा में हो रहा है, आप मेंसेस को रुकवाना चाहते हैं, तो आपके पास में 986 987 फिर 654 फिर 321। आप उल्टे डायरेक्शन में चले जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पॉइंट्स करते समय इस बात का ध्यान रखना है। और मैंने बताया आपको इर्रेगुलर ऑफ मेंसेस, पेनफुल मेंसेस और एब्सेंस ऑफ मेंसेस, मेंसेस का न होने पर आपके पॉइंट्स इस तरीके से करेंगे 1 to 9 और ग्राउंडेड करेंगे 9 to 1। सर क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज करना है रोकने के लिए। जी। नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और अदरवाइज आप ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज। पेनफुल में प्रेशर देंगे। हाँ, पेनफुल में जो प्रेशर देंगे, पेनफुल में ऊपर से नीचे करेंगे और क्लॉकवाइज करेंगे। जी। मतलब 1 to 9 करेंगे और क्लॉकवाइज करेंगे। और जब बढ़ जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे 9 to 1। जी, थैंक आपको यू। जी सर। तो आप इस तरीके से पॉइंट्स को करेंगे। अब आप देखिए इसके अंदर एक काम और कर सकते हैं। मैंने कहा कि यांग बढ़ाना है मेंसेस करने के, तो आप अगर इसी 9 पॉइंट्स की जगह पर अगर आप गर्म पानी की पट्टी रख देते हैं, क्योंकि गर्म यांग होता है, अगर आप इस जगह पर गर्म पानी की पट्टी रखेंगे तो मेंसेस इजीली हो जाएगा, मेंसेस पेनफुल नहीं होगा। और जिनके मेंसेस नहीं हो रहा है उसके भी रखें। इसका मतलब हमें फायर के माध्यम से यांग बढ़ाना। और अगर एक्सेस हो रहा है तो हम यहाँ पर ठंडी पट्टी रखते हैं। ठंडी पट्टी का मतलब ठंडे पानी का सेक कर देंगे आप। ठंडे पानी के सेक से मेंसेस रुक जाएगा, गर्म पानी के सेक से मेंसेस हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर यांग बढ़ाना है, ये बढ़ाना है। माध्यम हमने उसके अंदर वाटर लिया है और वाटर को गर्म लिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया फायर इज इक्वल टू यांग और वाटर इज इक्वल टू ये, हॉट इज इक्वल टू यांग, कूल इज इक्वल टू ये। अगर आपको इसके अंदर मेंसेस एक्सेस हो रहा है तो आपको कूल करना है, क्योंकि उसमें यांग बढ़ गया है। तो आपने इस चीज को समझा। अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको कि ओवेरियन ट्यूब का श्रिंक हो जाना। ओवेरियन ट्यूब श्रिंक क्यों हो जाती है? ओवेरियन ट्यूब श्रिंक इसलिए हो जाती है क्योंकि अब देखिए मेंसेस पेनफुल हो रहा है और अधिकतर महिलाओं की शिकायत है, लड़कियों की, इनको मेंसेस पेनफुल हो जाता है। क्यों हुआ मेंसेस पेनफुल? इसलिए हुआ कि आपने बॉडी को यांग नहीं रखा। अगर आप बॉडी गर्म रख
तो आपके मेंसेस इजीली होता। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर में जिस समय मेंसेस होता है ट्रेडिशनली उस समय उसका नहाना बंद कर दिया। उसको कहते हैं कि तुम अब 3 दिन नहाओगे नहीं, क्योंकि बॉडी को पानी से दूर रखना है, ठंडे पानी से। और अगर आप ठंडे पानी से सर धो लेते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन का कनेक्शन पीछे से जो पूरी बॉडी पर है, तो मैंने कहा बॉडी आपके श्रिंक हो जाएगी जैसे आप ठंडे पानी में होते हैं। तो आपका स्विमिंग पूल जाना बंद, आपका सर धोना बंद, आपको ठंडे पदार्थ का खाना बंद। अब हमारी लड़कियां इस बात को जानती नहीं है, तो मेंसेस के पीरियड में भी आइसक्रीम खा लेती है, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेती है, सर धो लेती है, स्विमिंग्स कर लेती है। अब आप उनसे पूछिए कि अगर ये सब चीजें मेंसेस के होने से पहले से अगर बंद कर दी जाए, और गर्म पदार्थ, मैं तो कह रहा हूँ उस वक्त आपको, क्योंकि मेंसेस होने वाला है तो मेंसेस को होने दीजिए, बॉडी को ठंडा होने से बचाएं, तो मेंसेस होगा। तो हमने सब चीजें बंद कर रखी है। आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली महिलाएं रोक देते थे, जो पुरानी महिलाएं थी वो कहते भाई मेंसेस पीरियड के अंदर नहाना नहीं है, मेंसेस के पीरियड में ओवर एक्सर्शन नहीं करना है क्योंकि गर्मी बढ़ती है उससे, आपकी बॉडी के अंदर जो है ये, क्योंकि उस समय यूट्रस ओवरी सब एक्टिव है, तो हम कोई ऐसा काम नहीं करें। कोई वजन उठा लिया तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो जाएगा, यूट्रस बॉडी से प्रोलैप्स करके बाहर आ जाता है कई महिलाओं में। तो इसको श्रिंक रखना है। तो श्रिंक कब रहेगा? जब ठंडक इसको मिलेगी, और जैसे ही ठंडक ली तो ये श्रिंक हो जाएगा। तो मेंसेस पीरियड में बॉडी को ठंडा रखना बढ़िया है। आप बॉडी को गर्म रखें, और बॉडी अगर गर्म रहेगी तो उसका तरीका यही हुआ कि या तो आप यहाँ पर सेक कर लें, और ठंडी और खट्टी चीजों से बचें। खट्टा भी श्रिंक करता है। तो आपको इस बात का अंदाजा लगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस बात का ध्यान रखा जाए कि पीरियड्स के वक्त आपकी बॉडी को वार्म अप रहना चाहिए, गर्म रहना चाहिए। अगर गर्म रहेगा तो मेंसेस इजीली होगा। तो आप उस समय कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ठंडे पानी से नहाना, सर धोना, इनको जरा रोकें। अब आप देखिए कि हमने जब प्रेगनेंसी हो जाती है महीने में, तो हम पहले महीने में महिलाओं को खट्टा खाती हैं, या उनको पुरानी औरतें कहती है इस समय खट्टा खा सकते। आपको पता है क्यों खट्टा खिलाया जा रहा है? इसलिए खिलाया जा रहा है कि अब आपकी ओवरी को श्रिंक हो जाना चाहिए। अगर आप खट्टा खाएंगे तो ओवरी श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी तो एग जो अब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया है वो अंदर टिक जाए, वो अपनी जगह बना ले, उसकी जड़ें मजबूत हो जाए। तो तब तक वो टिका रहना चाहिए। अगर आपने उस वक्त खट्टा खा लिया तो खट्टा भी गर्भाशय को, यूट्रस को श्रिंक कर, तो श्रिंक कर देगा, श्रिंक करेगा तो वो उसमें रुका रह जाएगा। और अगर आपने गर्म चीजें ले ली, अगर आप मूवमेंट बराबर करते रहे, आप चलते रहे, तो फिर ये एग जो है वो बॉडी से बाहर निकला। बात आपने बहुत लोगों में देखा होगा कि 6 महीने में ही या 7 महीने में ही बच्चे डिलीवर हो जाते हैं, और अगर 9 महीने में होते हैं तो आप कहते हैं कि बिल्कुल नेचुरल डिलीवरी हो। तो मैं आपसे ये बता दूं कि 9 महीने की डिलीवरी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं मानी जाती। हमारे यहाँ पर प्रकृति ये कहती है कि संतान को उत्पन्न होते ही चलना आरंभ कर देना चाहिए। तो क्या एक मनुष्य की संतान ही है बाहर निकलने के बाद कभी चलती नहीं? वो 100% डिपेंडेंट है अपनी मदर। आपने कभी सोचा कि नेचर ऐसा कर सकती है क्या? नेचर कभी ऐसा अन्याय नहीं कर सकती कि आपके संतान किसी और पर निर्भर करे। जैसे दूसरे जानवरों में तुरंत संतान पैदा होती है, जितनी उम्र
वो सब के सब, इवन चूजा भी अगर तोड़ के बाहर निकलता है तो अपने टांग पर खड़ा हो जाता है। मनुष्य में कोई क्यों है ऐसा? वो 6 महीने तक आप पर निर्भर करता है। इसकी वजह ये है कि बच्चे का पूर्ण निर्माण होने में 12 महीने लगते हैं, और आपका ये जो 9 मंथ्स का हुआ है ये भी अर्ली नेचर के हिसाब से डिलीवरी, नेचर के हिसाब से डिलीवरी कब होती है उसका कारण भी बता। हम लोग सब 4 पांवों पे चलने वाले जीव, तो वो जो एग अंदर की तरफ भ्रूण बना है, वो संतान विकसित हो रही है, उसमें वजन आ रहा है, और वो वजन जब हम इस तरीके से 4 पांवों पर है तो वो वजन पेट के ऊपर लटका रह जाएगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा। जैसे जानवरों में आप देखिए, गाय है, कुत्ती है, भैंस है, आप देखो 4 पांव पर चलती है, संतान अंदर नीचे की तरफ वजन लिए हुए है। अब अगर आप खड़े हो जाएं तो खड़े होने पर क्या होगा, वो वजन नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा, और खींचने से वो संतान बाहर है। तो बॉडी ने 9 मंथ्स तक तो उस वेट को बर्दाश्त किया, बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में रोक के रखा उसको, लेकिन आफ्टर ऑल उसने सरेंडर कर दिया, और 9 मंथ बाद वो बाहर निकाला। इसका मतलब 9 मंथ की डिलीवरी अर्ली डिलीवरी के लिए नेचर के हिसाब से, इसलिए उस बच्चे की आफ्टर केयर भी उतनी करनी पड़ती है जितना पेट के अंदर कर। तो क्या करते हैं हम, जिन बच्चों के अंदर टिकने की संभावना कम होती है और आपको लगता है कि वो बच्चा फिसल के बाहर आ सकता है, तो डॉक्टर्स उसको ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने पीछे से पाँव की तरफ से कदम को ऊपर करते हैं, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ है आपकी बॉडी के अंदर बच्चे को रोक। तो आप ये बात समझ रहे हैं, ये पॉइंट्स जो है हम लोग 1 to 9 और 9 to 1 करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ आता हूँ, तो सबसे ज्यादा डिजीज केवल फीमेल में है, मेल में अधिकतर डिजीजेस होती नहीं है। मेल में अधिकतर डिजीज होती नहीं है, कारण फीमेल एक मंथ में एक एग बनाती है, और अगर वो एग यूटिलाइज हो जाए तो फिर साल भर तक उसके अंदर कोई नया एग नहीं बनता है। लेकिन मेल के अंदर हजारों की तादाद में स्पर्म्स बनते हैं, इसलिए जहां पर एक होने की संभावना है वहां पर बीमारियां ज्यादा होने की संभावना, जहां पर बहुत ज्यादा है वहां पर अगर कुछ कष्ट भी हो गए तो आपके हजारों में से एक स्पर्म तो बचेगा। इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अधिकतर डिजीजेस होती है। और एक बात और, फीमेल के बॉडी में ब्रेन का बहुत ज्यादा उपयोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं, ब्रेन इज नॉट यूजफुल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव। इतना पावरफुल बनाया है कि ब्रेन ना काम करे तब भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना काम करता है, मतलब संतान उत्पत्ति में नेचर ने कोई प्रॉब्लम आने नहीं, क्योंकि नेचर चाहता है कि संतान सबको हो। अब आप देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो संतान है, इस संतान के होने में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर किसी भी महिला के दिमाग में जैसे कोई अनकॉन्शियस महिला है तो वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, उसके संतान हो सकती है, वो उसको स्पर्म्स मिल सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि बेहोशी की हालत में भी अगर किसी महिला के साथ में किसी पुरुष द्वारा अगर अत्याचार कर दिया जाए तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि उसका ब्रेन बिल्कुल इसके अंदर काम नहीं कर रहा है, इसके बावजूद ये प्रक्रिया हो।
ऐसा भी आपके इतिहास में, ऐसे भी आपके पास में ये आपने समाचार पढ़े होंगे कि अगर कोमा में है लेडी तब भी उसके संतान उत्पत्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लेडी नॉर्मली डिलीवरी भी कर सकती है और नॉर्मली प्रेगनेंसी भी गेन कर सकती है। लेकिन मेल के साथ बिल्कुल उल्टा है। अगर मेल कॉन्शियस नहीं है तो वो किसी भी प्रकार से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब मेल में जो भी बीमारी आई है वो दिमाग से आई है, शरीर से नहीं आई। दिमाग से इसलिए आई है कि उसका दिमाग सोच लेता है कि मैं नहीं कर सकता, तो नहीं होता है, क्योंकि वो अपने टेंशन, अपने तनाव, अपनी पुरानी बातें इनको याद कर करके खुद ही जो है वो अपने आप को मान लेता है कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसमें कोई बीमारी होने की संभावना ही नहीं है अगर आप उसको साइकिल ट्रीट करें। हमारे यहाँ पर ये होता है कि जब आप ये कहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो अगला आदमी आपको भी बेवकूफ मानता है। वो कहता है इसको पता ही नहीं मुझे बीमारी। तो फिर आप ऐसे मेल को जो आपके पास में आ गया है तो आप उसको कहो कि हाँ ट्रीटमेंट है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है कि आप उसके ब्रेन के ऊपर जो है उसको सक्रिय करो, और जब आप यहाँ पर ब्रेन पर पॉइंट्स करेंगे तो उसमें सक्रियता आ जाएगी धीरे धीरे, और वो इस चीज के ऊपर एग्री कर जाएगा कि हाँ मेरा दिमाग ठीक है और मैं काम कर, क्योंकि उसमें फिजिकल बॉडी को एक ब्लड का स्ट्रोम आपके ऑर्गन पर भेजना पड़ता है, तब आपका ऑर्गन काम करना शुरू करता है। उसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। इसलिए कोर्ट ये मानता है कि मेल कॉन्शियसली रिप्रोडक्शन कर सकता है और फीमेल अनकॉन्शियसली भी रिप्रोडक्शन कर सकती है। इसलिए जब ये कहा जाता है कि मेरे साथ में मेल ने रिप्रोडक्शन किया और जबरदस्ती किया, तो इस बात को मान लिया जा सकता है या मुझे गोली दे करके, बेहोश करके या दवा पिलाकर मेरे साथ में दुर्भाव हुआ है, तो कोर्ट इस चीज को मान सकता है। लेकिन मेल अगर ये कहे कि मेरे को नशे में मैंने ये कर लिया या मेरे को ऐसा नहीं हुआ, तो कोर्ट मानता नहीं है, क्योंकि कोर्ट ये जानता है कि ब्रेन के मतलब सोचने समझने के बाद में ही वो ये कार्य कर सकता है, बिना सोचे समझे कार्रवाई। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पॉइंट्स में दिनेश जी इसके अंदर फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि 1 2 3 हट जाएगा। दिनेश जी लाइए मेल रिप्रोडक्टिव नेक्स्ट स्लाइड दिखा। बाकी सब वो पॉइंट्स वही हैं, केवल 1 2 3 हटा दिए। 1 2 3 इसलिए हटा दिए गए हैं कि जिस जगह पर फीमेल में ओवरी होती है उस जगह पर मेल टेस्टिस हुआ करते हैं जब टेस्टिस अंदर हो। लेकिन मेल के अंदर क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर आपके टेस्टिस के अंदर के स्पर्म के टेम्परेचर से मेल नहीं खाता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और स्पर्म उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो अंदर की तरफ मरने लगे। क्योंकि मेल गर्मी में, धूप में बाहर काम कर रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो स्पर्म मर जाते हैं। तो उनको क्या चाहिए, स्पर्म को रेगुलेट करने के लिए बॉडी में उनको रिजेक्ट करके बाहर निकाल। तो ये वाले जो पॉइंट्स थे ये हट गए और इन जगह पर जो ऑर्गन थे, जो ओवरी की जगह टेस्टिस थे, वो टेस्टिस निकल करके नीचे आ गए, तो टेस्टिस ने आउट थे। अभी भी जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो ये वापस अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार सर्दियों के अंदर छोटे बच्चों के अंदर टेस्टिस अंदर चले जाते हैं और जब गर्मियां होती है तो ये टेस्टिस बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने आपसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बात, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन करें। इट इज ओपन टू डिस्कस। दिनेश जी इनको खोल दीजिए।
जी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो कर सकते। तो मैं समझ रहा हूँ आपके पास में दिनेश जी इनको अनम्यूट करो। दिनेश जी सब अनम्यूट हो सकता है। अच्छा इसका मतलब ये है कि इनके पास में ये सब चीजें समझ में आ गई है। yes, हाँ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को आपको क्लियर कर देता हूँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन पॉइंट्स को करें। आपको फीमेल के अंदर इरेगुलर ऑर्गेनेल्स वगैरह में 1 to 9 करना है और नहीं तो 9 to 1 करना है एक्सेस में। और मेल के अंदर अगर किसी में नपुंसकता आती है, किसी के टेस्टिस बनने में प्रॉब्लम आती है तो आप 1 2 3 और 4 5 6 आप इन पॉइंट्स को कर लें। सर हार्मोन्स डिसऑर्डर में कौन सा पॉइंट करना है? हार्मोन डिसऑर्डर में मैंने सर को बताया था। आपको सबसे पहले एक स्लाइड दिखाई देती है जो ऑबन ये 3 पॉइंट और इसमें से मिडिल वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये अगर पॉइंट्स करते हैं 1 2 3 तो ऊपर जो ब्रेन के ऊपर है ब्रेन पिट्यूटरी और पीनियल इन 3 पॉइंट्स को करने पर तो हार्मोन सक्रिय होंगे और उन पॉइंट्स को करने पर फिजिकल बॉडी के प्रॉब्लम को सोल्यूशन इरेगुलर मेंसेस होता है और जब होता है तो बहुत पेनफुल होता है उसमें। हो रहा है कि आपकी बॉडी ठंडक हो गई है, ठंडक को गर्म करना है, गर्म करके क्लॉकवाइज पॉइंट करने हैं और 1 to 9 ऊपर से नीचे की तरफ। तो आपके साथ में ये सेशन भी बहुत अच्छा रहा और मैं ये सोच रहा हूँ कि कल हम लोगों ने कॉमन क्लास रखी दिनेश जी आपको बता देंगे। कल हम लोग शाम कल बाद में अपन सब